नमस्कार। इतिहास की दुनिया में आपका स्वागत। मित्रों, यह है कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान का ज्ञानदूत चैनल है, जो विभिन्न विषयों की ऑनलाइन कक्षाओं का प्रसारण करता है। इस क्रम में इतिहास की कक्षाओं के प्रसारण का दायित्व राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के इतिहास विभाग के पास है। आज हम एक बहुत जरूरी विषय पर आपके लिए एक व्याख्यान लेकर आए हैं। विषय है राजस्थान में सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का घटनाक्रम। मित्रों, सन 1857 भारतीय इतिहास का एक ऐसा वर्ष है जिसे हम बहुत गहरे से देखें तो यह समझेंगे कि 1947 में अंग्रेजों को यहां से भगाने में हमें जो सफलता मिली थी, उस संघर्ष की शुरुआत हो सकता है कि 1857 से पहले किसी रूप में हो गई हो, लेकिन हिंदुस्तान ने बड़ी करवट 1857 में ली और देश के विभिन्न राज्यों में भी इस आंदोलन ने अपनी गति का प्रदर्शन किया। लोग जागे, जनता तक स्वतंत्रता शब्द का अर्थ पहुंचा। तो राजस्थान में 1857 के सिलसिले में, 1857 के महासंग्राम के सिलसिले में कौन कौन सी घटनाएं घटी, यह बताने के लिए हमारे बीच में है डॉक्टर प्रणव देव। मैं बड़े ही सम्मान के साथ डॉक्टर प्रणव देव को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। डॉक्टर प्रणव देव। सभी को नमस्कार। सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देश के सभी भागों में अपना अपना स्वरूप रखता है और उस स्वरूप में हम प्रायः ये पाते हैं कि थोड़ी भिन्नता भी है। जहां तक राजस्थान में सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रश्न है, तो इस विषय पर आरंभिक समय में इतिहास के अध्येता सामान्य तौर से ये मानते थे कि यहाँ कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई, किंतु ज्यों-ज्यों धीरे धीरे शोध की प्रगति हुई, वैसे ही घटनाक्रम पता लगने लगा। और आप सब ये जानते हैं कि राजस्थान में दो तरह की व्यवस्था थी, एक ब्रिटिश राजस्थान था और दूसरा रियासती राजस्थान था। तो ये राजस्थान में जो सन 1857 का संग्राम हुआ, उसने सभी जगह लगभग अपना प्रभाव छोड़ा। जैसा कि विवेचना में आमतौर से होता है कि हम पहले किसी भी संग्राम, विप्लव या क्रांति के कारणों की पड़ताल करते हैं और बाद में उसका घटनाक्रम और परिणाम की चर्चा करते हैं। तो क्योंकि ये हमारे व्याख्यान की एक समय सीमा निश्चित रहती है, इसलिए इस विषय को एक व्याख्यान में सीमित कर पाना मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि विषय के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। इसलिए इस व्याख्यान में सिर्फ घटनाक्रम की चर्चा मैं करूंगा,
घटनाक्रम के साथ साथ प्रसार के रूप में भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में 1857 के संघर्ष का प्रसार हुआ। तो इस व्याख्यान में घटनाक्रम और प्रसार की चर्चा करेंगे और दूसरे व्याख्यान में हम इसके कारण, परिणाम और मूल्यांकन का प्रयास करेंगे। सन 57 का संग्राम पराधीनता की श्रृंखला को तोड़ने का एक प्रयास था जिसने समस्त उत्तरी भारत को हिलाकर रख दिया। सन 1857 के राष्ट्रव्यापी संघर्ष से राजस्थान की धरती भी प्रभावित हुए बिना न रह सकी। यद्यपि ब्रिटिश विरोधी भावनाएं 1857 से पूर्व भी यहाँ विद्यमान थीं। यह भावनाएं जोधपुर के कविराजा बांकीदास और बूंदी के महाकवि सूरमल मीसण के काव्य में प्रतिध्वनित होती हैं। बांकीदास जी की प्रसिद्ध गीत की 2 लाइनें ये मैं उद्धृत कर रहा हूं। आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, आहस लीधा खेचे उरा, धनिया मरे न धरती दीदी धरती, धनिया उभा गई धरा। आशय यह है कि अंग्रेज नामक शैतान हमारे देश पर चढ़ आया है। देश रूपी शरीर की सारी चेतना को उसने अपने खूनी अधरों से, ओंठों से सोख लिया है। इसके पहले धरती के स्वामियों ने मरकर भी धरती को दुश्मन के हवाले नहीं किया था और आज यह स्थिति आ गई है कि धरती के स्वामी जिंदा हैं और धरती उनके हाथ से निकल गई है। इसी प्रकार आगे बांकीदास जी लिखते हैं, छत्रपतियां लागी न छाड़त, गणपतियां धर परी गुमी, वड़ नहीं कियो बापड़ा बोता, जोता जोता गई जमी। धरती के छिन जाने से ना तो छत्रपतियों ने लज्जा का अनुभव किया, ना गणपतियों ने ही इसे अपनी अपकीर्ति समझा। प्राणों की कुशलता में ही उन्होंने सब कुछ भर पाया। बेचारे अभ्यागतों ने अवरोध तक प्रकट नहीं किया। वह देखते रहे और जमीन उनके हाथों से जाती रही। जबकि बूंदी के महाकवि सूरमल मीसण लिखते हैं, इला न देणी आपनी हाल रिया हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। तो इस तरह से ये जो राजस्थान है ये 1857 तक आते आते विभिन्न कारणों से भर गया, असंतोष से भर गया और उन कारणों की पड़ताल, जैसा मैंने पहले कहा, दूसरे व्याख्यान में की जाएगी। अभी ये देखें कि राजस्थान के प्रमुख केंद्र कौन से थे। तो जो क्रांति के प्रमुख केंद्र यहाँ हैं, नसीराबाद है, देवली है। अब नसीराबाद जो है ये अजमेर के बिल्कुल पास है, जहां पर जो ब्रिटिश प्रशासन था, कंपनी का शासन था, वहां से संचालित होता था। तो नसीराबाद है, देवली है, नीमच है, कोटा है, टोंक है, बूंदी है, झालावाड़ है, आहुआ है और भरतपुर है। इसके अतिरिक्त बीकानेर, मारवाड़, सभी क्षेत्रों में इस संग्राम का सूत्रपात हुआ। तो ये क्रांति या संग्राम का जो सूत्रपात हुआ वो नसीराबाद से ही क्यों प्रारंभ हुआ, यह भी प्राय आपसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, विश्लेषण को आपसे साझा करूं, उससे पहले मुझे लगता है ये जानना चाहिए कि यहाँ मैं क्रांति, संग्राम, विप्लव, इन शब्दों को एक पर्याय के रूप में प्रयोग कर रहा हूं। तो हमें यह समझना चाहिए कि नसीराबाद से ही ये यहाँ पर संग्राम का प्रारंभ क्यों हुआ। नसीराबाद में उस समय 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बंबई लॉन्सर्स के सैनिक तैनात थे। छावनी की रक्षा के लिए बंबई लॉन्सर्स के उन सैनिकों से जो सरकार के वफादार समझे जाते थे, से गोला बारूद भरकर तोपें तैयार करवा दी, जिससे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों में विद्रोह की भावना जागृत हुई। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उन पर ब्रिटिश शासन और सेना के अधिकारी विश्वास नहीं कर रहे। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी को अजमेर से हटाकर नसीराबाद भेज दिया। सैनिकों ने सोचा कि अविश्वास के कारण उन्हें अजमेर से हटवाया गया, जिससे वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। चर्बी वाले कारतूसों को हटा लेने के आदेश से सैनिकों में यह संदेश पहुंचा कि जो आटा सेना को दिया जा रहा है उसमें
मानव हड्डियों को पीसकर मिलाया जाता है और सोचा कि अंग्रेज धोखे से उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण सेना में उत्तेजना फैल गई और विप्लव का प्रारंभ हो गया। कोटा में क्या हुआ, कोटा की रियासत बहुत बड़ी रियासत थी अपने आप में, यहाँ हाड़ा राजपूत शासनरत थे। राजस्थान में कोटा ही एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसकी सेना ने क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया। राजस्थान की अन्य रियासतों की भांति कंपनी सरकार ने कोटा में भी कोटा कंटिजेंट नामक एक सैनिक टुकड़ी का गठन किया था। इसके खर्च के लिए कोटा राज्य से प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए लिए जाते थे। नीमच के विद्रोह के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन कोटा कंटिजेंट के साथ नीमच के विद्रोह का दमन करने गया था, किंतु उसके वहां पहुंचने के पूर्व ही नीमच के क्रांतिकारी वहां से जा चुके थे। अतः नीमच पर ब्रिटिश अधिकारियों का अधिकार हो गया। इस समय कोटा में भी ब्रिटिश विरोधी भावनाएं प्रबल हो रही थीं। चर्बी वाले कारतूसों और खाद्य पदार्थों में मानव हड्डियों का चूरा मिलाने की सूचना से मेजर बर्टन के कोटा पहुंचने के पूर्व ही कोटा की जनता और सेना दोनों में ही ब्रिटिश विरोधी भावनाएं चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। 14 अक्टूबर 1857 ईस्वी को बर्टन ने महाराव से गुप्त मंत्रणा की। उसने महाराव को सलाह दी कि वे ब्रिटिश विरोधी कार्यों में संलग्न अपने 7 अधिकारियों को पदच्युत कर उन्हें दंडित करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दे, किंतु महाराव ने यह कहते हुए कि अब उसके अधिकारियों पर उसका नियंत्रण नहीं रहा है, बर्टन की सलाह मानने से इनकार कर दिया। इतिहासकार मेलिसन का कहना है कि स्वयं महाराव ने उन अधिकारियों को बर्टन के विचारों से अवगत करा दिया था। तो यहाँ आप ये भी ध्यान रखें कि किस तरह से मेलिसन जैसे इतिहासकार एक संदेह के वातावरण को स्थापित करने में लगे रहे, जिससे लोगों में बर्टन के प्रति आक्रोश उमड़ पड़ा। दूसरे हमारे राजस्थान के इतिहासकार डॉक्टर खडगावत का मानना है कि गुप्त मंत्रणा के समय उपस्थित महाराव के वकील नंद किशोर ने बर्टन और महाराव की बातचीत का ब्यौरा संबंधित अधिकारियों को दिया था, जिससे सैनिकों में बर्टन से बदला लेने की इच्छा बलवती होती गई। 15 अक्टूबर को कोटा कंटिजेंट की नारायण और भवानी पलटन के सैनिक अस्त्र शस्त्रों सहित रेजिडेंसी की ओर चल पड़े। उन्होंने रेजिडेंसी को घेर लिया और गोलाबारी आरंभ कर दी। बर्टन व उसके पुत्रों ने क्रांतिकारियों का मुकाबला किया। क्रांतिकारियों ने बंगले को आग लगा दी और सीढ़ी लगाकर उसकी छत पर चढ़ गए। मेजर बर्टन व उसके पुत्रों की हत्या कर दी गई। क्रांतिकारियों ने राजकीय भंडारों, भवनों, दुकानों, शस्त्रागारों, सुरक्षा के केंद्रों तथा कोषागारों पर भी अधिकार कर लिया। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन का कटा हुआ सिर सारे शहर में घुमाया तथा महाराव को महल को घेर लिया। अंत में कोटा राज के धर्मगुरु स्वामी जी की मध्यस्थता से दोनों पक्षों में समझौता हो गया, जिसमें महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े। इसमें एक संधि यह भी थी कि मेजर बर्टन की हत्या उनके आदेश से हुई है, यह उल्लेखनीय है। लगभग 6 महीने तक कोटा महाराव का अपने राज्य के प्रशासन पर बिल्कुल भी अधिकार नहीं रहा। मेहराब खान तथा लाला जयदयाल ने प्रशासन के समस्त अधिकार अपने हाथ में ले लिए। क्रांतिकारियों ने अपना मुख्य कमांडर लाला जयदयाल को चुना था, लेकिन क्रांतिकारियों ने बिना जयदयाल के निर्देशों के भी जैसा चाह वैसा किया। मेजर बर्टन की हत्या के 3-4 महीने बाद जयदयाल और मेहराब खान के भाई साहब सेठ के नाम से विख्यात दयाराम नामक व्यक्ति को कैद कर लिया तथा उसे 20 दिन तक हिरासत में रखा तथा मुक्त के लिए उससे दोनों ने 3 लाख रुपए की मांग की। इसी प्रकार एजेंसी कार्यालय के एक कर्मचारी अहमद बख्श को भी मेहराब खान ने कैद कर लिया और उससे सरकारी कोष के स्थान और मूल्य की जानकारी लेने का प्रयास किया। अंत में इन विद्रोहियों ने क्योला महाराज के निवास पर भी आक्रमण किया, जिससे दोनों ओर से संघर्ष में क्योला महाराव के 15 व्यक्ति मारे गए। तत्पश्चात विद्रोहियों ने कोटा से झालावाड़ राज्य की ओर प्रस्थान किया। झालावाड़ राज्य में इस समय महाराजा राजराणा पृथ्वी सिंह शासन कर रहे थे। दूसरी ओर इस समय मालवा प्रदेश में सर्वत्र अशांति व अव्यवस्था फैली हुई थी, जिसको रोकने के लिए सर जॉन मेलकॉम ने अपने सहायक अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों में शांत व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किया था। इस नीति के अंतर्गत कैप्टन विलियम बोर्थिक को सोंदवाड़ा के साथ ही आसपास के सभी राज्यों का सुपरिटेंडेंट अधीक्षक नियुक्त किया गया। उसका मुख्यालय माहितपुर में था तथा झालावाड़ की देखरेख उसी को सौंपी गई थी। सीतामऊ राज्य के वकील
मिर्जा बेग के पत्रों से इस क्षेत्र की घटनाओं पर प्रभूत प्रकाश पड़ता है। उसके अनुसार झालावाड़ की छावनी बिल्कुल लुट गई थी तथा झालरापाटन पर विद्रोहियों ने दबाव बनाते हुए संग्राम घेरा डाल रखा था। वह यह भी बताता है कि झालावाड़ की फौज बागियों की फौज से मिल गई थी। राज्य के 5 प्रमुख कर्मचारियों ठाकुर धनरूप कायस्थ, लाला चतुर्भुज मुंशी, रतनलाल, देवीलाल फौज बख्शी तथा लालजी राम धावाई को तोपों से उड़ा दिया, क्योंकि उन्होंने विद्रोहियों का साथ देने से मना कर दिया था। यह समस्त कार्रवाई भी मेहराब खान तथा लाला जयदयाल के आदेशानुसार हो रही थी। विद्रोहियों की उक्त सफलता से ऐसा प्रतीत होता है कि हड़ौती की सामान्य जनता ने भी विद्रोहियों को अपना पूर्ण सहयोग व समर्थन दिया था। विद्रोहियों के आक्रमणों से कोटा का महाराव इतना घबरा गया कि उसने उदयपुर के महाराणा से प्रार्थना की वे कोटा की रानियों को उदयपुर बुला लें, क्योंकि कोटा की जनानी ड्योढ़ी खतरे में है। इसी प्रकार उसने एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 6 मार्च 1858 को एक पत्र लिखा, जिसमें यह बताया कि पूरा शहर विद्रोहियों के अधिकार में है तथा विद्रोहियों ने सेठ साहूकारों के साथ साथ नगर की जनता को भी लूटा है। मुझे मेरी जान बचाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। यद्यपि मैं ब्रिटिश सेना के आगमन की आशा रखता हूं और मैंने अन्य मित्र शासकों से भी सहायता मांगी है, लेकिन मुझे अभी तक कहीं से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है। करौली के शासक मदन पाल से कोटा महाराव की सहायता के लिए 1500 सैनिक भेजे गए। करौली से सैनिक सहायता प्राप्त होने पर महाराव के स्वामी भक्त राजपूतों ने विद्रोहियों को पीछे खदेड़ दिया, लेकिन कोटा का एक भाग अभी भी विद्रोहियों के अधिकार में था। दूसरी ओर विद्रोही लाला जयदयाल तथा मेहराब खां को कोटा महाराव की इन कार्रवाइयों की जानकारी मिल रही थी, जिससे वे खतरा अनुभव कर रहे थे। अतः उन्होंने संबलगढ़ के राजा गोविंदराव बिट्ठल से सहायता के लिए पत्राचार किया। इस पत्र में उन्होंने कोटा की दशा का सजीव वर्णन किया था। उपर्युक्त कार्रवाइयों से स्पष्ट हो जाता है कि कोटा का मेहराब खान सन 57 के विद्रोह का एक अद्वितीय सेना नायक ही नहीं था, अपितु चतुर कूटनीतिज्ञ भी था। श्री नाथूराम खड़गावत ने कोटा फोर्ट रिकॉर्ड्स के आधार पर इस विद्रोह में राजकीय संपत्ति के नुकसान का आकलन करते हुए बताया कि रुपए 22,041 की संपत्ति में आग लगाई गई तथा इस विद्रोह को शांत करने के लिए 10 लाख रुपए व्यय करने पड़े। करौली की सेना पर 1,15,687 रुपए खर्च आया। इसी प्रकार कोटा जिला अधिकारी विद्रोहियों का पक्ष लेते हुए 2,28,205 रुपए की बारूद तथा अस्त्र शस्त्र लेकर फरार हो गया। इस प्रकार कोटा राज्य को इस संग्राम या विद्रोह में कुल 18,46,454 रुपए खर्च करने पड़े। कोटा के जो प्रमुख क्रांतिकारी थे उनकी एक ये संक्षिप्त सूची मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें मेहराब खान, जयदयाल, लाला हरदयाल, एवाज खान, मोहम्मद खान, हीरा सिंह, इसरार अली, सलावत खान, रोशन बेग, नसीर मोहम्मद, करीम खान, गुल मोहम्मद, कामदार खान, सांवर अली, नबी शेख खान, अकबर खान, अब्बास बेग मिर्जा के नाम उल्लेखनीय है। यद्यपि मैं यह स्पष्ट कर दूं कि अभी भी ये कोई अंतिम सूची नहीं है, बहुत सारे दस्तावेजों का अभी पढ़ना शेष है। अब मारवाड़ में जो ये सन 1857 का संग्राम या विप्लव है, क्या हुआ, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और साथ साथ आहुआ पर अलग से इसी में भी हम बातचीत करेंगे। तो मारवाड़ के राजा मान सिंह आरंभ से ही ब्रिटिश विरोधी तत्वों का प्रतिनिधित्व करते थे। अतः अंग्रेज ऐसे मौके की तलाश में थे जब उन्हें मारवाड़ के राजनीतिक रंगमंच और आंतरिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने का मौका मिले। ब्रितानी सौभाग्य से सन 1843 ईस्वी में वह अवसर आ गया जब महाराजा मान सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद अहमदनगर गुजरात की ईडर रियासत से तखत सिंह को बुलाकर जोधपुर के राज सिंहासन पर बैठाया गया। अतः तखत सिंह आरंभ से ही कंपनी सरकार के प्रति कृतज्ञ थे। वह अपने साथ ईडर से लाए गुजरातियों को प्रशासन में ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करते हुए मारवाड़ के स्थानीय लोगों की उपेक्षा कर रहे थे। एक ओर तखत सिंह का विलासी व्यक्तिगत जीवन और दूसरी ओर मारवाड़ियों की उपेक्षा के चलते जोधपुर की जनता उन्हें विदेशी शासक मानने लगी थी। इतना ही नहीं, महाराजा तखत सिंह ने अपने सामंतों पर आर्थिक दबाव बनाते हुए परंपरागत रेख के अतिरिक्त नजराना भी मांगना शुरू कर दिया तथा हुक्मनामे की राशि में भी वृद्धि कर दी। इससे नाराज होकर सामंतों ने रेख और चाकरी देना बंद कर दिया।
फलस्वरूप जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेजर डीए मेलकॉम की सलाह और पोखरण, आसोप व आहुआ के ठाकुरों के साक्षात्कार के बाद महाराजा तखत सिंह इन बढ़े हुए करों को कम करने के लिए सशर्त मान गए कि वह 2 और 3 व्यक्तियों की एक समिति को वहां के हाकिम की कार्यप्रणाली की जांच के लिए भेजेंगे। दूसरी ओर महाराजा इन तीनों ठिकानों के ठाकुर अंग्रेज एजेंटों का आंतरिक सहयोग पाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मेजर मेलकॉम ने दोनों का आंतरिक सहयोग करना उचित नहीं समझा। उसका मानना था कि आंतरिक सहयोग हो जाएगा तो वह किसी समझौते को कर लेंगे। मेलकॉम की कूटनीतिक चतुरता का परिणाम यह हुआ कि गवर्नर जनरल की दृष्टि में मारवाड़ का क्षेत्र अशांत एवं अव्यवस्थित हो गया। उसने 20 अगस्त 1851 को तखत सिंह को संबोधित करके एक खरीता एजीजी को इस आशय के साथ दिया कि वह महाराजा तखत सिंह के व्यक्तिगत रूप से मिलकर यह खरीता उन्हें दे दे। आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने अपने अप्रैल 1857 में अपने भाई पृथ्वी के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी भेजकर बिठौड़ा के ठाकुर कान जी को बंदी बना लिया। ठाकुर खुशहाल सिंह की इस कार्रवाई से क्षुब्ध होकर पॉलिटिकल एजेंट के कहने पर महाराजा तखत सिंह ने ठाकुर खुशहाल सिंह पर जुर्माना कर दिया। आर्थिक परिस्थितियों बस खुशहाल सिंह यह जुर्माना नहीं दे सका। उसी समय अप्रैल 1857 में बिठौड़ा ठाकुर कान जी की हत्या हो गई, जिसका आरोप खुशहाल सिंह पर लगा। महाराजा तखत सिंह ने आहुआ के ठाकुर को दंडित करने के लिए एक सेना भेज दी। सैनिक आक्रमण की जब खुशहाल सिंह को सूचना मिली तो उसने युद्ध करने का निश्चय किया। आहुआ की जो लड़ाई है इसके कारणों पर संक्षिप्त पड़ताल करें। जैसा कि यद्यप मैंने बोला है कि राजस्थान की जो सन 57 की क्रांति है उसके समस्त कारणों का विश्लेषण हम एक अलग व्याख्यान में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, किंतु यहाँ हमें लगता है ये प्रासंगिक है कि आहुआ की बात कर ली जाए, क्योंकि आहुआ के बारे में बहुत सारा विवाद है। मुझे अफसोस है कि राजस्थान के जो प्रथम श्रेणी के हमारे अग्रज लेखक रहे उन लोगों ने आहुआ पर कोई गंभीर या सूक्ष्म भावी अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया। सन 1857 में संपूर्ण भारत में गोरी सत्ता के खिलाफ क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। इस बगावत से घबराकर एजीजी जॉर्ज लॉरेंस ने 23 मई 1857 को राजपुताने के सभी शासकों को परपत्र भेजकर बागियों को अपनी सीमा में न घुसने देने तथा विद्रोहियों का दमन करने का आदेश दिया। एरनपुरा का बागी रिसाला सीधा आहुआ पहुंच गया और देखते ही देखते आहुआ में विद्रोह भड़क गया। यहाँ उन कारणों का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है जिनके कारण आहुआ के तत्कालीन ठाकुर खुशहाल सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करते हुए विद्रोही सैनिकों का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था। मैं स्पष्ट कर दूं, आहुआ प्रथम श्रेणी का ठिकाना था मारवाड़ का, और प्रथम श्रेणी के ठिकाने के अपना एक स्तर होता है और उसके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाना चाहिए यह विचारणीय है। तो जो कारणों में हम प्रमुख तौर पे पाते हैं वो ये कि महाराजा तखत सिंह अंग्रेजों के परम भक्त थे और इस प्रकार के कठपुतली शासक के समय में मारवाड़ रियासत के आंतरिक मामलों यहाँ तक कि सामंतों के अधिकारों संबंधी मामलों में भी ब्रिटिश हस्तक्षेप बढ़ गया, जिसके कारण आहुआ जैसे देशभक्त एवं स्वाभिमानी सामंतों एवं ठाकुरों के हृदय में ब्रिटिश विरोधी भावना अग्नि की भांति धधक रही थी। अतः वे इस ब्रिटिश हस्तक्षेप को खत्म करना चाहते थे। आहुआ ठाकुर अपने ऊपर जुर्माना लगाना तथा उसके विरुद्ध सेना भेजना इन सब का प्रमुख कारण ब्रिटिश सत्ता को समझता था, जिसके इशारे पर कठपुतली महाराजा तखत सिंह कार्य कर रहा था। अतः खुशहाल सिंह की नजर में ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति पाए बिना किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता था। सन 57 की क्रांतिकालीन समय ही उसकी नजर में ब्रिटिश सत्ता को इस देश से उखाड़ फेंकने का उचित समय था। ठाकुर खुशहाल सिंह का अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ होने का एक प्रमुख कारण यह था कि सर हेनरी लॉरेंस ने अपने पॉलिटिकल एजेंट को निर्देश दिया कि जिसके तहत उस पुराने नियम को खत्म कर दिया गया कि जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने ठाकुर की बिना अनुमति से अपना निवास स्थान छोड़कर दूसरी जगह नहीं बस सकता था। इसी बीच जब 2 व्यापारी आहुआ छोड़कर दूसरी जागीर में बस गए तो आहुआ ठाकुर ने उनकी वापसी की मांग की, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और यह उसे अपने अधिकार का हनन लगा। महाराजा तखत सिंह द्वारा अपने सामंतों पर आर्थिक दबाव बनाते हुए रेक के अतिरिक्त नजराना मांगना भी शुरू कर दिया और हुक्मनामे की राशि भी बढ़ा दी गई। ऐसी स्थिति में जागीरदारों के लिए यह निश्चित ही भारी पड़ रहा था
लेकिन कंपनी सरकार ने इसके समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वास्तव में ब्रिटिश महाराजा तथा सामंतों के मध्य असंतोष बढ़ाकर उसका अधिग्रहण करना चाहती थी और आहुआ ठाकुर को ऐसी अधीनता कभी स्वीकार नहीं थी। एक पत्र का भी उल्लेख इस संदर्भ में होता है जिसमें आहुआ ठाकुर लगातार कह रहा है कि आप इन फिरंगियों के कहने पर महाराज हमारे ऊपर दबाव क्यों बना रहे हैं। तो आगे अन्य कारणों में अगर हम देखें तो ब्रिटिश सरकार ने महाराजा तखत सिंह के माध्यम से मारवाड़ के मुख्य स्थलों एवं विद्रोही सैनिकों को गुजरने वाले मार्गों पर जो सेना का भारी प्रबंध किया तथा पाली एवं ब्यावर के बीच प्रत्येक 10 मील की दूरी पर 2 या 4 सैनिक तैनात कर दिए। इस तरह के भारी सैनिक जमावड़े से आम जनता की स्वतंत्रता पर असर पड़ा, जिससे जनता क्षुब्ध हो गई तथा उसने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष का अनुभव किया। जनता का सहयोग भी अब खुलकर क्रांतिकारियों के साथ आने लगा, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश सत्ता के घोर विरोधी आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह की हिम्मत बढ़ी और उन्होंने संग्राम का नेतृत्व किया। आहुआ की प्रथम लड़ाई, आमतौर से आप पाते हैं जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं वे आहुआ पर फोकस नहीं करती हैं, अतः ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि आहुआ पर बहुत अधिक किसी ने दृष्टिपात बहुत नहीं किया है और आहुआ का संघर्ष उल्लेखनीय है। तो जो पहली लड़ाई है, आहुआ उस समय संघर्ष का केंद्र बन गया जब एरनपुरा छावनी के विद्रोही सैनिक आहुआ पहुंचे। विद्रोही सेना की टुकड़ी की तादाद उस समय 1000 सिपाही तथा 600 घुड़सवार थी। आहुआ के साहसी जागीरदार खुशाल सिंह चंपावत ने इस विद्रोही सेना का नेतृत्व ग्रहण करते हुए उन्हें अपने किले में आश्रय देकर स्वागत सत्कार किया। दूसरी ओर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के कहने पर पहले से ही नाराज बैठे जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने किलेदार अनार सिंह के नेतृत्व में 700 घुड़सवार, 2 तोपें तथा कुछ पैदल सैनिक भेजे। अनार सिंह आहुआ के साहसी ठाकुर की सैनिक शक्ति से परिचित था, अतः वह आहुआ तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा सका और पाली में ही अपनी सेना को लेकर पड़ा रहा। दूसरी ओर आसपास के ठिकानों ने आहुआ में ठहरी विद्रोही सेना तथा ठाकुर कुशाल सिंह की मदद करने का निर्णय किया। गूलर ठाकुर बिशन सिंह, आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह, आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह तथा खजडेला के ठाकुर ने अपनी सेना आहुआ भेज दी। इतना ही नहीं, आहुआ की लड़ाई में विद्रोही सेना की मदद करने के लिए मेवाड़ के आसीन, स्लुम्बर, रूपनगर तथा लासानी के सामंतों ने भी अपनी अपनी सेनाएं आहुआ पहुंचा दी थी। जब आहुआ में एकत्रित इस विद्रोही सेना की जानकारी ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट को मिली तो अनार सिंह की सहायता के लिए जोधपुर से विजयमल मेहता, कुशलराज सिंघवी तथा छत्रसाल रायमल मेहता जैसे सेना नायकों के नेतृत्व में कुछ और सेना भेजी गई, लेकिन यह ब्रिटिश समर्थक महाराजा की ओर से बिठोड़ा नामक स्थान पर अपना डेरा डाले हुए थे। एजीजी जॉर्ज लॉरेंस ने महाराजा तखत सिंह को बहुत ही कठोर शब्दों में पत्र भेजा तथा उसकी दूसरी प्रतिलिपि अनार सिंह के पास भेजी। इस पत्र में एजीजी ने मारवाड़ की सेना पर आरोप लगाते हुए लिखा कि मारवाड़ की सेना क्रांतिकारियों को चारों ओर नृत्य कर रही है तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई करने से डर रही है। 8 सितंबर 1857 को ब्रिटिश तथा महाराजा की सेना ने आहुआ की सेना पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों में 6 घंटे तक भयंकर गोलाबारी हुई। इसमें मारवाड़ की राजकीय सेना के 10 आदमी मारे गए। अनार सिंह की सेना पराजित हुई। लेफ्टिनेंट हीथकोट ने अनुभव किया कि क्रांतिकारियों का सैन्य जमावड़ा अनार सिंह की सेना के बहुत निकट है, अतः उसने अनार सिंह को अपनी सैन्य व्यूह रचना को इस तरह करने का परामर्श दिया कि शिविर के ठीक सामने छोटे छोटे सैनिक दस्ते स्थापित किए जाएं। हीथकोट के इस महत्वपूर्ण सुझाव की उपेक्षा राजकीय सेना एवं अनार सिंह के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुई। उसी दिन राजकीय सेना ने विद्रोही सेना पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इस बार भी राजकीय सेना आहुआ की सेना के सामने टिक न सकी। अगले ही दिन क्रांतिकारियों ने अपने सैन्य बल सहित आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में ब्रिटिश पक्ष वाली राजकीय सेना पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अनार सिंह इस युद्ध में मारा गया और मेहता विजय सिंह, कुशलराज सिंघवी तथा लेफ्टिनेंट हीथकोट अपने प्राण बचाकर भाग गए। अनार सिंह की मृत्यु की खबर सुनकर महाराजा तखत सिंह के पास पहुंची तो वह दुख में डूब गया। उसने राजप्रसाद में दोनों समय बजने वाली नौबत को एक समय के लिए बंद करवा दिया। अब मैं द्वितीय लड़ाई की बात करूं, इससे पहले ये बता दूं कि अनार सिंह की मौत के समय के बाद भी आहुआ में भी नौबत बंद रही, जो एक नए दृष्टिकोण को साबित करने के लिए ये लड़ाई आहुआ की राजा और सामंत की लड़ाई नहीं थी, जैसा कि हमारे अग्रज इतिहासकार कहते रहे। वास्तविक में ये लड़ाई एक स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। अर्थात आप स्वयं सोचिए कि कोई विरोधी
शत्रु की सेना के सेना नायक को मार के दुख क्यों मनाएगा? और आहुआ में नौबत बंद रही, जो ये साबित करती है कि आहुआ की लड़ाई, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की लड़ाई ब्रिटिश सरकार से थी, ना कि महाराजा तखत सिंह से थी। अब ये दूसरी लड़ाई 18 सितंबर 1857 को होती है। इसमें 8 सितंबर 1857 की लड़ाई में ब्रिटिश तथा महाराज सेना की हार ब्रिटिश कंपनी के लिए खुली चुनौती थी। अतः राजकीय सेना की पराजय के बाद एजीजी जॉर्ज लॉरेंस ने ब्यावर में एक सेना एकत्रित की तथा उसे लेकर आहुआ की तरफ रवाना हुआ। ब्रिटिश सेना जब आहुआ के नजदीक पहुंची तो क्रांतिकारियों ने अपनी रक्षा के लिए उन पर गोलीबारी की। दोनों पक्षों में भयंकर गोलीबारी हुई। जोधपुर के कैप्टन मॉक मैसन तथा कुशलराज सिंह भी अपनी सैन्य शक्ति के सहित जनरल लॉरेंस से आ मिले। दूसरी ओर आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व वाली क्रांतिकारियों की सेना के मध्य 18 सितंबर 1857 को भयंकर युद्ध हुआ। इसमें ब्रिटिश सेना की शर्मनाक पराजय हुई तथा इस युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन क्रांतिकारियों के हाथों मारा गया तथा क्रांतिकारियों ने मैसन के सिर को आहुआ किले की प्राचीर पर लटका दिया। मैं यहाँ एक स्रोत की चर्चा करना चाहूंगा जिसका उपयोग इतिहासकारों ने नहीं किया। उस समय जैतराम दमामी एक था जो कहता इन आंखा देखा हाल बाँचा, अर्थात उसने जो आंखों देखा हाल है वही लिखा और उसने बहुत सारे दोहे लिखे और उन दोहों में वो कुशाल सिंह की वीरता का वर्णन करता है और वो दोहे इसके स्रोत एक बड़े लोक देश स्रोत साबित हो सकते हैं। 1857 में जो ये 18 सितंबर को जो लड़ाई हो रही है उसमें आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह की सम्मान पूर्वक विजय तथा जॉर्ज लॉरेंस की पराजय जो से कुशाल सिंह की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई, जिससे क्रांतिकारियों का मनोबल और बढ़ गया। इसी समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने जोधपुर के राजा से अर्ज किया कि अंग्रेजों के कहने से मेरे ऊपर चढ़ाई क्यों कर रहे हैं, परंतु जोधपुर के राजा ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी समय 21 अक्टूबर 1857 ईस्वी को एजीजी ने घोषणा पत्र जारी किया जिसमें चेतावनी दी गई कि कोई रियासत का राजा किसी भी क्रांतिकारी या आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह को अपने यहाँ शरण नहीं देगा। इसी बीच ये दुर्भाग्य रहा कि सितंबर 1857 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार होने से अंग्रेजी सत्ता में सामरिक तथा राजनयिक दृष्टि से कई परिवर्तन हुए। महाराजा तखत सिंह द्वारा अंग्रेजों के दिल्ली विजय का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया तथा 21 तोपें दागी गईं। इस प्रकार जब ब्रिटिश समर्थक सेना तथा शासकों में नया उत्साह आ गया जिससे आहुआ में तीसरी लड़ाई हुई। आप देखिए कि 18 सितंबर की लड़ाई के बाद जनवरी में 2 माह से अधिक समय तक हिम्मत नहीं पड़ी और फिर ये तीसरी लड़ाई जनवरी 1858 में हो रही है। तो विजयश्री के पश्चात दिल्ली में जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसके बाद आहुआ पर ब्रिटिश सत्ता की स्थापना करने के लिए तुरंत सैन्य बल भेजने की प्रार्थना तथा मारवाड़ व मेवाड़ के विद्रोही ठाकुरों का दमन करने की अर्जी एजीजी लॉरेंस ने ब्रिटिश सरकार से की। जनवरी 1858 में कर्नल होम्स के नेतृत्व में आहुआ पर फिर से आक्रमण करने के लिए ब्रिटिश सरकार की जो सेना आहुआ आई इसमें 1800 सैनिक थे। नीमच, नसीराबाद, मऊ, अजमेर, देवली तथा जोशी हंसराज के नेतृत्व में आई जोधपुर की राजकीय सेना भी कर्नल होम्स की सेना के साथ मिल गई। 20 जनवरी 1858 को आहुआ की सेना का नेतृत्व लांबिया के ठाकुर के हाथों सौंपकर कुशाल सिंह मेवाड़ की ओर ससैन्य सहायता के लिए चले गए। दोनों सेनाओं के बीच 5 दिनों तक भीषण गोलाबारी हुई परंतु आहुआ के किले पर ब्रिटिश सेना कब्जा नहीं कर सकी। अब ब्रिटिश सेना ने छल से काम लिया और अंग्रेजों ने आहुआ के किलेदार तथा कामदार को बालोतरा तथा आहुआ की जागीर देने का प्रलोभन दिया। हमारे यहाँ एक कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए, और हुआ भी वही। आहुआ के किलेदार ने गढ़ के दरवाजे खोल दिए जिससे अंग्रेजी फौजें आहुआ में प्रवेश कर गईं। गढ़ तथा महलों को ब्रिटिश फौजों ने बारूद लगाकर नष्ट कर दिया। मंदिरों को तोड़ डाला गया, कुओं को पाट दिया गया, वृक्षों को काट दिया गया, लोगों के घरों को नष्ट कर दिया गया। इस तरह पूरा गांव तहस नहस कर दिया गया। अंग्रेजी सेना आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह की इष्ट देवी सुगाली माता की मूर्ति भी अपने साथ ले गए। इस बीच आहुआ कोठरिया के रावत जोध सिंह के यहाँ शरण लिए रहे और अंग्रेजों के विरुद्ध अपना गुरिल्ला युद्ध जारी रखा, लेकिन स्वाभिमानी कुशाल सिंह ने ब्रिटिश सत्ता को अपने राष्ट्र प्रेम से परिचित करा दिया। 20 जनवरी 1858 ईस्वी को आहुआ की सेना का नेतृत्व लांबिया के ठाकुर के हाथों सौंपकर कुशाल सिंह मेवाड़ की ओर
चले गए। दोनों जो सेनाओं के बीच युद्ध हुआ वो आप पहले इसका वर्णन सुन चुके हैं। आगे आज जो आहुआ का मुझे भ्रमण करने का मौका मिला, जब मैं फालना कॉलेज में सेवारत था, उस दौरान मैंने आहुआ को जाके देखा। वहां एक स्मारक बना हुआ है जिस पर जो लिखा है वो मैंने यहाँ उद्धृत किया है। अखंड रंग गढ़ आहुआ सबरा रंग सजोड़ रंग वापिस सुन लें। अखंड रंग गढ़ आहुआ सुबरा रंग सजोड़ रंग चापा बस 60 बड़ कुशला रंग करोड़। बाद में अरावली की पहाड़ियों पर कुशाल सिंह का देहांत हो गया। इस सूरवीर ने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया तथा आहुआ के इतिहास में अमर हो गया। एक कवि ने यशस्वी के संबंध में कहा है कि भरोसे खुशाल शक्ति भिड़न सुबियो सगला नाथ रे आजाद इंद करवा उमंग निडर आहुआ नाथ रे। तो इस तरह से ये जो आहुआ का शासक ठाकुर कुशाल सिंह था वो काफी स्वाभिमानी साबित हुआ और 1857 में राजस्थान के संग्राम का मैं इसे एक महानायक समझता हूं, जिसने अकेले एक ठिकाने ने, सोचिए ठिकाने में कितनी ताकत होगी, इतनी बड़ी ब्रिटिश सेना और साथ साथ मारवाड़ की संयुक्त सेना का मुकाबला किया और 3 लड़ाइयों में लड़ा। और जो जैतराम दिमामी की मैं बात कर रहा हूं, उसने अपने विवरण में बहुत सारे दोहे लिखे हैं जो यहाँ हमें लगता है प्रासंगिक होगा बताना। आगे हम अब भरतपुर में ये संग्राम किस तरह हुआ इसकी संक्षेप में चर्चा करना चाहूंगा। तो पड़ोस में मथुरा में हुए विद्रोह का भरतपुर में पूर्ण प्रभाव पड़ा। फलता वहां भी विद्रोह भड़क उठा। क्रांति काल में भरतपुर लगभग अशांत रहा। विद्रोही सैनिकों के कई दस्ते भरतपुर से होकर गुजरते रहे। विद्रोह की गंभीरता को देखते हुए भरतपुर की जनता को ब्रिटिश शासन की समाप्ति का विश्वास हो गया था। मथुरा में विद्रोह भड़कने के बाद उडल में तैनात भरतपुर की सेना ने 31 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। इससे पूर्व कप्तान निक्सन वहां से कार मुक्त होकर आगरा चला गया तथा उसके स्थान पर 28 मई 1857 को आगरा से आए मेजर मॉरिसन ने भरतपुर रेजिडेंसी का कार्य संभाल लिया था। भरतपुर के प्रमुख सरदारों द्वारा भरतपुर छोड़ने की सलाह के बावजूद मेजर मॉरिसन 28 जुलाई 1857 तक भरतपुर रेजिडेंसी में डटा रहा। उधर आगरा में 5 जुलाई को विद्रोहियों ने ब्रिटिश सत्ता को पीछे धकेलते हुए किले में घुसकर शरण लेने को बाध्य कर दिया। तब वहां तैनात कर्नल कॉल्विन ने मेजर मॉरिसन को तुरंत भरतपुर छोड़कर आगरा पहुंचने का आदेश दिया। आदेश की अनुपालना करते हुए भरतपुर महाराजा के प्रचारक गुलाब सिंह को अपना कार्यभार देकर मेजर मॉरिसन आगरा चला गया। भरतपुर के मेवातियों और गुर्जरों में विद्रोह का काफी प्रभाव पड़ा और उन्होंने भाग लिया। धौलपुर में भी संग्राम हुआ, वो भी उल्लेखनीय है। अक्टूबर 1857 ईस्वी को इंदौर तथा ग्वालियर के विद्रोहियों की सम्मिलित टुकड़ी धौलपुर पहुंच गई। वहां के शासक भगवत सिंह ने ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थन करते हुए ग्वालियर से भागे ब्रिटिश अधिकारियों को अपने यहाँ शरण दी। लेकिन विद्रोहियों के वहां पहुंचते ही विद्रोह में राज्य की सेना तथा कई कर्मचारी शामिल हो गए और विद्रोहियों का साथ दिया। राजा का शासन तंत्र खतरे में आ गया तथा धौलपुर में विद्रोहियों ने शासकीय संपत्ति को लूटते हुए भगवत सिंह को जान से मारने की धमकी दी। अतः उसने विवश होकर विद्रोहियों की मांगे स्वीकार कर ली। वहां के विद्रोही सैनिक राव रामचंद्र तथा हीरालाल के नेतृत्व में लगभग 1000 विद्रोही आगरा कर्नल कॉल्विन से लड़ाई लड़ने के लिए रवाना हुए। 2 माह तक धौलपुर का शासक शक्ति व अधिकारहीन रहा। दिसंबर 1857 ईस्वी में पटियाला के शासक तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुख्य आयुक्त द्वारा भेजी गई 2000 सिख सैनिक तथा 4 तोपों की सहायता से धौलपुर में ब्रिटिश व्यवस्था पुनः कायम हो सकी। तो इस तरह के ये संग्राम राजस्थान के 1857 के संग्राम के स्वर्णिम अध्याय हैं। अब जरा जयपुर की जो घटनाएं उनका विश्लेषण करते हैं। तो जयपुर के दीवान शिव सिंह तथा अनेक अधिकारी ब्रिटिश सत्ता के विरोधी व विद्रोहियों के मुख्य समर्थक थे। अतः विद्रोह भड़कने के समय दीवान शिव सिंह ने जयपुर महाराजा राम सिंह की दोहरी नीति जयपुर राजा राम सिंह को दोहरी नीति अपनाने का सुझाव दिया। उन्होंने महाराजा से कहा कि वे एक तरफ विद्रोहियों द्वारा भारत के घोषित शासक बहादुर शाह जफर से भी मित्रता बनाए रखें तथा दूसरी तरफ अंग्रेजों के प्रति भी वफादारी प्रदर्शित करते रहें। लेकिन महाराजा ने यह सलाह नहीं मानी तथा ब्रिटिश सरकार का समर्थन करते हुए जयपुर में विद्रोह की योजना बना रहे सादुल्ला खां, उस्मान खां तथा मियां विलायत खां
के साथ साथ दिल्ली से आए बादशाह के कुछ प्रतिनिधियों को भी गिरफ्तार करवा दिया। जयपुर अभिलेखागार में सन 57 के क्रांति से संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि जयपुर राज्य में सेना तथा अधिकारियों में ब्रिटिश विरोधी भावना व्याप्त थी। इसलिए नीमच के विद्रोहियों का पीछा करने के लिए जयपुर राज्य की सेना ने ब्रिटिश अधिकारियों को पूर्ण सहयोग नहीं दिया था। टोंक में भी ये जो संग्राम था, टोंक में भी विद्रोह हुआ और टोंक की मुस्लिम रियासत के शासक नवाब वजीर खान ने एजीजी लॉरेंस के 23 मई 1857 के आबू से भेजे गए पत्र के जवाब में ब्रिटिश सत्ता के प्रति पूर्ण वफादारी प्रदर्शित करते हुए पूर्ण सहायता व सहयोग का आश्वासन दिया था। लेकिन उसके दुर्भाग्य से टोंक की सेना ने ही विद्रोह कर दिया। नवाब की सेना की एक टुकड़ी जो जयपुर की तरफ भेजी जा रही थी विद्रोहियों से मिल गई तथा उसने नीमच से आगरा जाने वाले विद्रोही सैनिकों को टोंक आने का निमंत्रण दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने नीमच के विद्रोहियों से मिलकर नवाब वजीर खां को किले में रोक लिया, जिससे नवाब ब्रिटिश अधिकारियों को सहायता पहुंचाने में असफल रहा। अंत में उसने 25 अगस्त 1857 ईस्वी को एजीजी को खबर पहुंचवाई कि राज्य के विद्रोही सैनिक अपना बकाया वेतन जबरन वसूल कर दिल्ली की ओर चले गए हैं। फिर भी राज्य में स्थिति तनावपूर्ण है, अतः उसके लिए ब्रिटिश अधिकारियों की सुरक्षा करना संभव नहीं है। बेचारे नवाब को जहां एक ओर उसकी ब्रिटिश भक्त के कारण ईसाई कहकर साधारण जनता ने संबोधित किया, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश अधिकारियों का अनुमान था कि उसकी सहानुभूति विद्रोहियों के साथ थी। अतः ब्रिटिश सरकार ने उसके मासिक भत्ते को बंद करा दिया तथा टोंक रियासत का निम्बाहेड़ा परगना काफी समय तक मेवाड़ के अधिकार में रहने दिया। शेखावाटी क्षेत्र में भी संग्राम हुआ और विद्रोह के पूर्व शेखावाटी अंचल में ब्रिटिश सत्ता का विरोध का शंखनाद ढूंढजी जवाहर जी जैसे क्रांतिकारियों ने कर दिया था। इस क्षेत्र के मंडावा, खिजोड़ तथा बैल आदि ठिकानों के सामंतों ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया। बैल ठिकाने के सामंत ने 300 शेखावत राजपूतों के साथ मिलकर 1857 में ब्रिटिश सत्ता के विरोध में विद्रोह किया, किंतु ब्रिटिश सरकार ने बीकानेर की सहायता से भीषण संघर्ष के बाद ही बैल के सामंत को हरा पाया। मारवाड़ के आहुआ ठिकाने की लड़ाई में शेखावाटी के मंडावा के ठाकुर आनंद सिंह ने अलनियाबास में अंग्रेजों की सेना पर पीछे से भीषण आक्रमण किया था, जिससे अंग्रेज सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा। इस प्रकार सन 1857 के विद्रोह में शेखावाटी क्षेत्र ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अलवर में भी संग्राम हुआ। 11 जुलाई 1857 को अलवर राज्य में विद्रोह भड़क उठा, जिससे अलवर राज्य को भारी क्षति उठानी पड़ी थी। अलवर के महाराजा बन्ने सिंह की दीर्घकालीन बीमारी के बाद जुलाई 1857 में मृत्यु हुई तथा उसका 13 वर्षीय अल्पवयस्क पुत्र शिवदान सिंह गद्दी पर बैठा, जिसके समक्ष अलवर के गांव की गुर्जर जनता ने अपनी ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का खुलकर प्रदर्शन करते हुए अनेक कठिनाइयां प्रस्तुत की। सन 1860 के पार्लियामेंट्री पेपर से पता चलता है कि कुछ ही समय बाद वहां दिल्ली से आए विद्रोही सैनिकों को पकड़ लिया गया और शांति स्थापित हो गई। आज झालावाड़ के संग्राम की बात हम बहुत कुछ पहले बता चुके हैं। ये बता दूं कि ये जो इससे संबंधित जो बिखरी हुई जानकारी है वो एजेंट टू द गवर्नर जनरल इन सेंट्रल इंडिया के मुख्यालय इंदौर में पड़ोसी राज्य सीतामऊ के वकील मिर्जा वजीर बेग ने सीतामऊ राज्य के कामदार दीवान लाला हुलास राय को लिखे पत्रों में बहुत सारी जानकारी दी है। ये पत्र केशव अभिलेखागार श्री नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ मंदसौर में सुरक्षित रखें, जहां आप भविष्य में जब उच्च अध्ययन करेंगे तो इन पत्रों को देख सकते हैं। सिरोही में भी संग्राम हुआ। राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित सिरोही रियासत में भी ब्रिटिश विरोधी भावनाएं फैल चुकी थी। ब्रिटिश सरकार के बढ़ते हस्तक्षेप के विरुद्ध वहां के कई सामंतों ने अनेक बार विद्रोह किए थे। सन 1857 की क्रांति के समय एरनपुरा स्थित जोधपुर लीजियन के विद्रोह की सूचना मिलने पर राहुआ के ठाकुर उमेश सिंह के नेतृत्व में विद्रोह आरंभ हुआ, जिसमें भटाड़ा के ठाकुर नाथू सिंह, निमाच के ठाकुर प्रेम सिंह तथा पीथापुर के नवल सिंह ने भी पूर्ण सहयोग किया। इन विद्रोही सामंतों के साथ राज्य के आदिवासियों ने विद्रोह में पूर्ण भागीदारी की। सिरोही की आम जनता भी विद्रोहियों के पक्ष में थी, लेकिन कालांतर में ब्रिटिश सरकार द्वारा वहां शांति स्थापित कर दी गई। बीकानेर में भी संग्राम का समर्थन किया वहां की जनता ने। सन 1857 ईस्वी में बीकानेर राज्य में ब्रिटिश राजभक्त सरदार सिंह ने अपने राज्य में शांति बनाए रखने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन जब उसने बीकानेर की जनता में ब्रिटिश आक्रोश का अनुभव किया तो उनके दबाव के कारण विद्रोहियों के नेता नाना साहब को सहायता प्रदान की थी।
इसी प्रकार उसने जनता की उत्तेजना शांत करने के लिए तात्या टोपे को बीकानेर आने पर 10 अश्वारोही सैनिक दिए थे। इसके अतिरिक्त बीकानेर रियासत के चुरू ठिकाने के ठाकुर शिवदान सिंह ने सशस्त्र विद्रोह किया था, जिसे दबाने में कई दिनों की घेराबंदी के बाद भी अंग्रेज सफल नहीं हो सके थे। यहाँ त्याग का यह अनुपम उदाहरण भी मिलता है। जब विद्रोही शिवनाथ सिंह की सेना के पास तोपों के गोलों के लिए शीशे की कमी आ गई तो चूरू के कई सेठों ने गोलों में शीशे के स्थान पर चांदी भरने के लिए ढेर सारी चांदी लाकर प्रस्तुत की। तो इस तरह से राजस्थान में 1857 का जो संग्राम है उसका घटनाक्रम और प्रसार काफी विस्तृत है, जिसमें अभी उच्च अध्ययन की आवश्यकता है और भविष्य में नई जो मान्यताएं उनकी स्थापना की मैं पूर्ण संभावना पाता हूं। और आप सबसे विस्तृत अध्ययन के लिए मैं अपील करूंगा। और एक जो विस्तृत अध्ययन की ग्रंथ सूची है जो अब तक काम दिखाई पड़ता है, उसमें प्रकाश व्यास जी, डॉक्टर प्रकाश व्यास जी ने जो वनस्थली विद्यापीठ में कार्यरत रहे, इन्होंने राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम पुस्तक लिखी, जिसका प्रकाशन 1997 में पंचशील प्रकाशन जयपुर से हुआ। इसी प्रकार रतनलाल जी मिश्र ने राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम लिखा, जिसमें दुर्लभ दस्तावेज शामिल है। सुरभि पब्लिकेशन जयपुर से कराया 1957 के आसपास। फिर केसी माथुर की किताब है राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम एवं सांस्कृतिक परंपरा, जैन प्रकाशन मंदिर जयपुर से ये किताब प्रकाशित हुई 1999 में और 2000 में इसका एडिशन आया है। जगदीश चंद्र जी की किताब है राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ये संकलित किताब है जो राजस्थान संस्कृत सदन से 1969 में प्रकाशित हुई है। निर्मला जोशी ने राजस्थान स्वाधीनता संग्राम की कहानी सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय से पुस्तक प्रकाशित कराई है 1995 में। सीमा गर्ग और डॉक्टर सज्जन पूसवाल की भी पुस्तक है इस संदर्भ में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जो ऋतु पर पब्लिकेशन जयपुर से 2011 में प्रकाशित हुआ। और यह पुस्तक कोटा रियासत के ही बारे में ज्यादा प्रकाश डालती है। आगे नाथूराम जी खड़गावत की किताब है राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से प्रकाशित हुई। और इसका ये जो हमारे पास जो था 1957 का एडिशन है, तब इसके बाद इसका पुनर्प्रकाशन हो चुका है और ये किताब वापिस नए कलेवर में सामने आई हुई है। इसी प्रकार डॉक्टर दशरथ शर्मा की किताब जो है राजस्थान थ्रू द एजेज, फर्स्ट वॉल्यूम, राजस्थान स्टेट आर्काइव बीकानेर से प्रकाशित है, उसमें भी वर्णन है। गोपीनाथ शर्मा जी ने फ्रीडम मूवमेंट इन राजस्थान, जो इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से की है जयपुर से, वो मई 1985 में पुस्तक आई थी। तो इस तरह से ये कुछ किताबें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। और आगे मैं एक बात अंत में बताना चाहूंगा कि इस विषय पर अभी बहुत सारे दस्तावेज हमारे पास जो है अनपढ़े हुए हैं, जिसमें कुछ दस्तावेज फारसी में हैं। जो हमारा नेशनल आर्काइव्स है उसमें 700 से अधिक दस्तावेज अभी 1857 की क्रांति के पड़े हुए हैं, जिनका पढ़ा जाना शेष है। मुझे लगता है हमने निर्धारित समय सीमा का पूर्ण उपयोग कर लिया है और अब अपनी बात को मैं यहीं समाप्त करता हूं।